नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पेडागोगी सेकंड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हिंदी शिक्षण पेडागोगी सेकंड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का यह मेरा चौथा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और बनाए थे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण बताइए। उत्तर है इन अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां। दूसरा है अड़ और न संबंधी अशुद्धियां। तीसरा है छ और छत्र संबंधी अशुद्धियां। देखिए दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं या छ और छत्र को एक ही समझते हैं, बोलने में वह एक ही शब्द बोल देते हैं। छ और छत्र को दोनों को एक ही बोल देते हैं, अड़ा और न को भी एक ही बोल देते हैं। यह वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है वर्तनी की शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। बच्चों को शुद्ध बोलने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। पढ़ने के अवसर, बच्चों को अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के अवसर दी जानी चाहिए ताकि बच्चे शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से कर सकें। लिपि का पूरा एवं स्पष्ट ज्ञान, बच्चों को लिपि पर पूरा अधिकार हो, उन्हें लिपि का पूरा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, गद्य एवं पद्य शिक्षण में क्या अंतर है। उत्तर है गद्य शिक्षण में मौन वाचन को महत्व दिया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में इसका कोई स्थान नहीं है। देखिए दोस्तों, जो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण में मौन वाचन, मन में पढ़ने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इससे बच्चे गद्य शिक्षण को ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उनके मस्तिष्क में वह प्रतिबिंब बनता है, फीड होता है, ज़्यादा सीखते हैं। जबकि दोस्तों जो पद्य शिक्षण होता है, पद्य शिक्षण एक गेय पद होता है, एक गेय पद होता है। कविता जो होती है या गेय पद होता है, इसे संगीत के माध्यम से गाकर पढ़ाने में ज़्यादा रुचि बच्चे लेते हैं और ऐसा ही पढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट है गद्य शिक्षण में प्रत्येक अन्वति के अर्थ बताए जाते हैं। जो गद्य शिक्षण होता है उसके प्रत्येक पैरा के अर्थ बताए जाते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में ऐसा नहीं होता है। पद्य शिक्षण में पूरी व्याख्या की जाती है। तीसरा पॉइंट है गद्य शिक्षण में प्रतिपादित विचारों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में कविता पाठ के भावों का विश्लेषण किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो गद्य शिक्षण होता है इसमें प्रतिपादित विचारों का विश्लेषण किया जाता है, क्या थॉट है, क्या विचार है इस गद्य में। जबकि जो पद्य शिक्षण होता है, पद्य शिक्षण में कविता में क्या भाव निकल रहा है, कवि का क्या कहना है, कवि क्या कहना चाहता है, भावों का विश्लेषण किया जाता है पद्य शिक्षण में। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं। उत्तर है हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला है अल्पाकृत या भाषा संसर्ग विधि। दूसरा है प्रयोग विधि का विश्लेषण विधि। तीसरा है सहयोग विधि। यह हिंदी शिक्षण में व्याकरण की शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है कहानी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है स्वस्थ मनोविनोद तथा मनोरंजन की शिक्षा। बच्चे अधिकतर कहानी आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। दूसरा पॉइंट है बालकों के संवेगों का प्रशिक्षित करना। बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित किया जाता है, अधिकतर कहानियाँ सुनाकर उनके संवेगों पर नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कल्पना शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देना। कहानियों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बच्चे कल्पना करते हैं, उनके कल्पना शक्ति का विकास होता है। चौथा पॉइंट है उनकी भाषा शैली संबंधी रुचि को परिष्कृत करना। कहानियों के माध्यम से बच्चों को हम विषय वस्तु के बारे में रुचि को जानते हैं, उनकी रुचि के अनुसार हम कहानियों को सुनाते हैं, उनकी भाषा शैली विकसित होती है, परिष्कृत होती है। उनके सामने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना। कहानी ऐसा हो कि वह आदर्शवादी कहानी हो, उसके बिहेवियर में चेंजमेंट आए, सामाजिक व्यवहार के लायक हो उससे व्यक्ति, ताकि जो बच्चा सुन रहा है वह प्रेरित हो, समाज के प्रति वह प्रेरित हो, सहानुभूति उसमें आए, प्रेम दया सद्भाव। अगला प्रश्न आपके सामने, रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उत्तर है रचना शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप से शुद्ध एवं प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। देखिए दोस्तों, रचना शिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो बच्चे हो अपने विचार मौखिक रूप से या लिखित रूप से शुद्ध वह बोल सके, अभिव्यक्त कर सके, प्रभावशाली भाषा के माध्यम से वह उसका प्रयोग कर सके, आपके सामने प्रस्तुत कर सके। अगला प्रश्न है रचना की विधाओं को लिखिए। देखिए दोस्तों, रचना की विधाएं अनेक है किंतु सामान्य विधियां इस प्रकार हैं।
वाक्य रचना, अनुच्छेद निर्माण, रूपरेखा तैयार करना, पत्र लेखन, पत्र लिखना, निबंध लेखन, निबंध लिखना, विवरण लेखन, विवरण प्रस्तुत करना, ये सभी रचना की विधाएं हैं। अगला प्रश्न है लिखित रचना शिक्षण के सोपान बताइए। देखिए दोस्तों, लिखित रचना शिक्षण के सोपान 3 हैं, 3 सोपान है। पहला है लिपि का ज्ञान। लिखित रचना करने के लिए पहले आपको लिपि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शब्द एवं वाक्य रचना, शब्द एवं वाक्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए रचना की जानी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध भाषा के ज्ञान, भाषा पर आपका पूरा अधिकार हो, क्रमबद्ध रूप से भाषा का पूरा ज्ञान हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय का क्या महत्व है। उत्तर है पुस्तकालय हिंदी शिक्षण का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना आवश्यक है। यह अध्यापकों एवं छात्रों के लिए अनिवार्य है, विशेषकर आधुनिक नवीन शिक्षा प्रणाली में, जबकि एक अकेली पाठ्य पुस्तक पर अवलंबित रहना एकाकी शिक्षण समझा जाता है। देखिए दोस्तों, पुस्तकालय का विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना चाहिए जिसमें अनेक पुस्तकें होती हैं। आपके पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु से हटकर भी वहाँ पर पुस्तकें होती हैं, ताकि व्यक्ति का व्यापक रूप से ज्ञान कर सके, बच्चा जो कुछ भी मन करे वह पढ़ सके। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। उत्तर है भाषा प्रयोगशाला एक उपयोगी साधन एवं माध्यम है। गद्य, पद्य, नाटक रचना, वैज्ञानिकता के साथ साहित्यिक एवं लोक भाषा का शुद्ध ज्ञान इस नवीन विधा द्वारा संभव है। इस प्रकार से भाषा प्रयोगशाला यंत्रों की सहायता से भाषा सिखाने का एक सक्रिय, स्व प्रयत्नपूर्ण, रोचक तथा उपयोगी आधुनिक शिक्षक अभिकरण कही जा सकती है। देखिए दोस्तों, जो भाषा प्रयोगशाला होती है, भाषा प्रयोगशाला में यंत्र शिक्षण तकनीकियाँ होती हैं, वहाँ पर प्रमुख यंत्र रखे होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रयोगशाला को सजाई जाती है। जैसे कि हम किसी भी आवाज़ को टेप रिकॉर्डर में टेप कर दिए, उसमें संरक्षित कर दिए, अब वही आवाज़ जब बच्चे बार बार सुनेंगे तो उनके अंदर शुद्धता आएगी, मतलब वो बोलने में शुद्ध हो सकेंगे, मतलब कि वह आवाज़ों का उच्चारण सुनकर खुद सही से उच्चारण कर सकेंगे। भाषा प्रयोगशाला एक यंत्र प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इकाई पाठ योजना का अर्थ लिखिए। उत्तर है इकाई पाठ योजना शिक्षक की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु, शिक्षक विधियों तथा शिक्षण प्रयुक्तियों को इस प्रकार गठित किया जाता है कि सीखने की परिस्थितियां प्रभावी बन सकें। देखिए दोस्तों, पाठ योजना के अंतर्गत ही इकाई योजना बनाई जाती है। जब विषय वस्तु पाठ्य वस्तु बहुत बड़े होते हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में इकाई योजना में बांटकर पाठ योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित किए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है शिक्षक बनने के लिए। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5-10 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण में 5-10 विद्यार्थी होते हैं जो आप ही के कक्षा के छात्राध्यापक होते हैं, आप उनके सामने पढ़ाते हैं। यदि आप कोई भी त्रुटियां करते हैं तो जो 5-10 छात्राध्यापक होते हैं वह आपको फीडबैक देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, आपकी गलतियों को बताते हैं। अगला प्रश्न है सस्वर वाचन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर है सस्वर वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है सस्वर वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। जब बच्चे किसी भी विषय वस्तु को बार बार पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, उसके माध्यम से उसके बोलने के लिए शुद्धता आएगी, यानी कि वह शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सकेंगे। दूसरा है पढ़ते समय स्वरों को उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, सस्वर वाचन कराने से पहले बच्चों को बताना चाहिए कि कहाँ पर हमको कितने समय के लिए रुकना है, अल्प विराम में हमें कितने देर रुकना है, पूर्ण विराम में हमें कितने दूर रुकना है, इन्वर्टेड कामा सभी को, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव, बच्चों में सुर लय गति का भी उसमें ज्ञान कराना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। देखिए दोस्तों, सस्वर वाचन के माध्यम से बच्चे जो आत्मसात किए हैं, जो बोध किए हैं, जो अवबोध किए हैं ज्ञान को, उसे वह समझ सके और दूसरे बालक को भी वह अपने ज्ञान को समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी सहायक सामग्री क्या है। उत्तर है प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री निम्न है। श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, मानचित्र, फ्लैनल बोर्ड, विज्ञप्ति पट, ये सभी प्रक्षेपित सहायक सामग्री हैं।
अगला प्रश्न है अनुकरण वाचन का महत्व। उत्तर है कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराना आवश्यक होता है। इससे उनकी वाचन क्षमता में वृद्धि होती है तथा यह ज्ञात हो जाता है कि उनका उच्चारण दोषमुक्त है या नहीं। कठिन पदों के उच्चारण का बार बार अभ्यास अनुकरण के समय कराना आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो शिक्षक होता है वह आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनसे अनुकरण वाचन कराना चाहिए, यानी कि उनसे वह विषय वस्तु को फिर से पढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, किस शब्द को बोलने में वह गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी अशुद्धियाँ हैं, उनको टोक कर उस अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है। उत्तर है व्याकरण शिक्षण का महत्व निम्न है। पहला है व्याकरण द्वारा शब्द संरचना एवं वाक्य विन्यास की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के माध्यम से ही हमें शब्द की संरचना एवं वाक्य विन्यास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है व्याकरण भाषा के स्वरूप की रक्षा करके उचित प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी देने में समर्थ है। तीसरा पॉइंट है व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना प्रवृत्ति विकसित होती है। व्याकरण के माध्यम से ही विद्यार्थियों में आलोचना करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। चौथा पॉइंट है व्याकरण द्वारा भाषा शुद्धता आती है। व्याकरण के माध्यम से ही बच्चों को बोलने लिखने पढ़ने में शुद्धता आती है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या है। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सोपान है। पहला है प्रस्तावना पद शिक्षण कौशल की चर्चा, फिर आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद पाठ विश्लेषण एवं समालोचना, फिर उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, फिर शिक्षण सत्र, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि पुनर्बलन, फिर पुनः नियोजन, फिर से पाठ योजना बनाएंगे, फिर पुनः अध्यापन करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि फिर से पुनर्बलन दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा आप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं सही पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का महत्व क्या है। उत्तर है कक्षा शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का महत्व निम्न है। पहला है इसकी सहायता से अर्जित ज्ञान स्मृति का अंग बन जाता है क्योंकि छात्र द्वारा यह ज्ञान आत्मसात कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब कक्षा में सहायक सामग्री के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो होते हैं ऐसी विषय वस्तु को देखकर उनके मस्तिष्क में, उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में एक ऐसी छाप पड़ जाती है कि वह जल्दी अमिट होती है, जल्दी नहीं मिटती है। दूसरा पॉइंट है शिक्षक यदि केवल व्याख्यान पद्धति का ही अनुसरण करता है तब छात्र निष्क्रिय रहता है। दोस्तों, जब केवल शिक्षक व्याख्या ही देता चला जाता है तो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, यानी कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, छात्र जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं। मूल श्रोता की तरह सुनता ही जाता है, किंतु जब वह दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तब बालकों की इंद्रियों को प्रेरित करता है। देखिए दोस्तों, जब आप व्याख्या पद्धति के माध्यम से पढ़ाते जाएंगे तो बच्चे सिर्फ शांत होकर उसको सुनेंगे, उसमें निष्क्रियता की भावना आएगी। जब दोस्तों वही आप व्याख्यान विधि में ही सहायक दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे एकाएक उनका ध्यान दृश्य सामग्री पर जाएगा, ध्यान बटा रहेगा, चिंतन बहुत तेजी से करेंगे और दोस्तों जल्दी सीखते हैं। प्रत्येक इंद्रियां उसमें कार्य करती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष देखने, विचार करने, अभिव्यक्ति का अवसर प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है अतीत की बातों तथा सुदूर देशों की घटनाओं के वर्णन को जब चित्र में प्रस्तुत किया जाता है तब उनका मूर्त ज्ञान प्राप्त होता है। कठिन तथ्य सरल हो जाते हैं, पाठ बोधगम्य बन जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर इंडिया में पढ़ा रहे हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता हम आपको बता रहे हैं, तो हम मेसोपोटामिया के यदि हम आपको चित्र दिखाएं, मेसोपोटामिया के चित्र दिखाएं, पिरामिड दिखाएं, मॉडल दिखाएं, नील नदी के बारे में दिखाएं, तो आपका ज्ञान क्या होगा, एकदम कल्पनाशील हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पहले ऐसा था, ऐसा दिखने में था, हम मेसोपोटामिया में ही, मतलब कि आपके मस्तिष्क में वैसे पूरे चित्र अंकित हो जाएंगे। वह चित्र आपके मस्तिष्क में अंकित होने के बाद जो यह ज्ञान होगा, जो यह पाठ ज्ञान होगा, वह आपके बोधगम्य बन जाएगा, मतलब पूरे मस्तिष्क में याद हो जाएगा, बोध हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपको मौन वाचन की उपयोगिता बताइए। उत्तर है मौन वाचन की उपयोगिता निम्न है। मौन वाचन में बालकों को पढ़ने में शीघ्रता होती है। यदि दोस्तों जब बच्चा मन में पढ़ता है तो वह बड़ी तेज़ी से पढ़ता है और बड़ी तेज़ी से वह चिंतन करता जाता है। मौन वाचन में दोस्तों समय भी कम लगता है। दूसरा पॉइंट है मौन वाचन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात भी करते जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मौन वाचन करते हैं तो आपकी शक्ति भी बहुत कम लगती है। जब आप मन में पढ़ते हैं तो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से आत्मसात करते हैं, अवबोध करते हैं, उन्हें ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट है मौन वाचन का
अभ्यास हो जाने पर छात्रों को गृह कार्य देने में भी सरलता हो जाती है। जब बालक मौन वाचन का अभ्यास करते हैं, इसके बाद छात्रों को गृह कार्य देने में सरलता हो जाती है, क्योंकि छात्र उसके बाद उस विषय वस्तु को जल्दी से जल्दी कर लेंगे, सीख लेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।